आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कक्षा 10 विज्ञान विषय के ऊपर। आई होप कि आप सबके साथ फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशन ले चुके होंगे, रेडी होंगे बिल्कुल क्लास के लिए। सो हम लोग आज की क्लास को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो है आवर्त सारणी, यानी कि पीरियोडिक टेबल। और हमने काफी सारे लॉज नियम देखे थे। आज हम लोग आवर्त सारणी का जो बड़ा स्वरूप है, जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की आने वाली क्लासेस में आपको आवर्त सारणी के बारे में काफी सारी जानकारियां पढ़नी है, जो बेसिक लेवल पर यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। सो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन अपनी स्क्रीन पर रखिए, ताकि जो जो चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको आप नोट डाउन कर सके, घर से आप उनको रिवाइज कर सके। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के स्क्रीन पर। तो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी का जो हमें रूप दिख रहा है, जो हमें एक्सपेंडेशन दिख रहा है, ये ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से टाइम के साथ तुरंत से हमने आवर्त सारणी के इस रूप को अचीव कर लिया या फिर इस फॉर्म को बना लिया। ये हुआ विद टाइम, समय के साथ साथ, है ना। काफी समय लगा इसमें और काफी सारे साइंटिस्ट का इसमें योगदान रहा। उसके बाद जाकर के ये चीज पॉसिबल हो पाई है, उसके बाद जाके ये चीज पॉसिबल हो पाई है। ठीक है। सो हम लोग इसके आज डिटेल्ड डिस्कशन के ऊपर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करूंगा, और साथ ही ये भी उम्मीद करूंगा कि आपको जो बातें यहाँ पर बताई जाती हैं आप उनको नोट डाउन करके रखेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो नियम आया था, है ना, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नियम आया था वो डॉबे-राइनर का त्रिक नियम था। डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। डॉबे-राइनर से ट्राइड लॉ में ये बात कही गई, इन्होंने तीन तीन तत्वों का समूह बनाया, तीन तीन एलिमेंट्स का समूह बनाया, उनका ग्रुपिंग करी, और उनको जो तत्व थे, जो एलिमेंट्स थे, उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। और एक नियम बनाया कि जो ए बी सी, सपोज उन्होंने ए बी सी तीन तत्व रखे, उन्होंने कहा इनका जो सपोज एक, इसका परमाणु द्रव्यमान 1, इसका 2, इसका 3, तो आरोही क्रम में उन्होंने लगाया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। फिर उन्होंने ये कहा कि जो पहले और आखिरी का औसत आएगा, पहले और आखिरी का औसत आएगा, ए और बी का, ए और सी का औसत जो आएगा वो बी के बराबर होगा, या बी के लगभग बराबर होगा, बी के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा। ये बात कही गई थी डॉबे-राइनर के त्रिक नियम में। कहीं ना कहीं ये नियम जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन बेसिक जो डिस्ट्रीब्यूशन था, बेसिक जो क्लासिफिकेशन था, वो यहां से स्टार्ट हो जाता है ना। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नाम आता है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने जो है अपना अष्टक सिद्धांत दिया, ऑक्टेव लॉ दिया, और ऑक्टेव लॉ में इन्होंने बहुत ही एक मजेदार बात बताई। इन्होंने कहा संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, सा से लेकर लास्ट में सा आ जाता है, तो कितने स्वर होते हैं? ये 7 स्वर होते हैं। ठीक है, 7 स्वर, यानी कि 7 वॉवेल्स होते हैं, 7 जो टोन्स होती हैं वो होती है किसमें? हमारे म्यूजिक में। तो इन्होंने कहा कि बीच में जो पहले के बाद जो आखिरी वाला स्वर जो होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जो 7 के बाद जो 8वां स्वर होता है ना, वो वापस से सा होता है, मतलब कि जो पहले में था वही 8वें में होता है। तो इन्होंने इसको यहाँ पर किस तरीके से बताई बात, कि जो पहला तत्व मैं लूंगा उसका जो गुण होंगे, गुणधर्म होंगे, वो 8वें तत्व के बराबर होंगे। ठीक है, जो पहला तत्व मैं लूंगा वो 8वें तत्व के बराबर, उसके 8वें तत्व के जैसे उसके गुण होंगे, और उसके बाद का जो 8वां तत्व होगा उनके गुण सेम होंगे। मतलब किसी जो सेम प्रॉपर्टी वाले, जो सेम प्रॉपर्टी वाले अगर तत्व मुझे ढूंढने हैं, तो वहां से आप 8 काउंट करो आगे तक, वहां पे आपको जाकर के मिल जाएगा कि कौन सा जो एलिमेंट है, कौन सा जो तत्व है जिसके गुणधर्म जो है सेम हमको देखने को मिलते हैं। काफी एक लेवल तक, मतलब कि हम ये मान के चले कि ये 2-3 इनके आवर्त तक ये जो है काम किया इसने, लॉ ने, लेकिन पूरी तरीके से ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा, पूरी तरीके से ये भी बात को बता नहीं पाया। ठीक है। सो यहाँ पर न्यूलैंड्स ने जो बात करी थी उसमें इन्होंने कहा था कि
जिस टाइम पे न्यूलैंड्स ने अपनी ये थ्योरी दी थी, अपना ये नियम दिया था, उस टाइम तक प्रकृति में 56 तत्व 56 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे, 56 एलिमेंट्स जो थे वो ज्ञात थे, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि 56 तत्वों के अलावा प्रकृति में और कोई तत्व विद्यमान नहीं करता है, जबकि आप आज के आवर्त सारणी में देखो अपनी, तो 118 एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सो न्यूलैंड्स के काफी सारे लिमिटेशन थे, काफी सारी कमियां थी, उसमें से ये भी एक इंपॉर्टेंट थी। इसको ओवरकम करने के लिए आए फिर हमारे पास मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाए, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, उसको काफी अचीवमेंट मिली है ना, काफी ज्यादा पॉपुलर रही, काफी ज्यादा फेमस वो रही। इसके पीछे रीजन ये था, इसके पीछे 3-4 रीजन थे। इसके पीछे कितने रीजन थे? 3-4 रीजन थे। मेन रीजन जो था, इन्होंने जो है अपनी आवर्त सारणी बनाई और आवर्त सारणी में इन्होंने कुछ कुछ जगह छोड़ी हुई थी बीच बीच में, आवर्त सारणी में इन्होंने कुछ कुछ जगह छोड़ी हुई थी। वहां पर इन्होंने कहा कि भविष्य में जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स है, वो खोजे जाएंगे। यानी कि इन्होंने एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी एलिमेंट्स की, इन्होंने एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी एलिमेंट्स की, और भविष्य में वो तत्व खोजे भी गए। तो देख सकते हैं आप कि कितना इनका दूरदृष्टि थे इस मामले में, कि इन्होंने पहले से सोच के रखा हुआ था कि यहां पर भविष्य में कोई दूसरा एलिमेंट आएगा तो मुझे उसके लिए जगह छोड़नी है। इसके अलावा इनका जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था, दूसरी जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी, इन्होंने केमिकल रिएक्टिविटी का सहारा लिया, केमिकल रिएक्शन का सहारा लिया एलिमेंट्स के ऑर्डर को समझाने में। यानी इन्होंने एक तो ऑक्साइड बनाए और एक हाइड्राइड बनाए, एक इन्होंने ऑक्साइड बनाया हर एक एलिमेंट का और एक हाइड्राइड बनाया, और उसके आधार पर इन्होंने देखा कौन सा एलिमेंट जो है सेम सेम ऑक्साइड बना रहे हैं, कौन सा एलिमेंट सेम सेम हाइड्राइड बना रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से इन्होंने अरेंजमेंट किया। तो दो जो है, ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इसकी कुछ कमियां भी थी। ऑफ कोर्स कमियां थी, तभी तो नया नियम आया। तो कमियां इसकी ये थी, नंबर 1 जो कमी थी वो इन्होंने जो नोबल गैसेस होती हैं, जो नोबल गैसेस, जो अक्रिय गैसें होती है ना, लास्ट जैसे आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये वाली जो लास्ट वाला ग्रुप है, इसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानकारी नहीं थी उस वक्त तक, तो इनको अगर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी में लगा दें तो वहां पर ये थोड़ा सा अरेंजमेंट सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद एक और जो इनके पास जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो समस्या थी वो आइसोटोप्स की थी, समस्थानिकों की थी। तो समस्थानिकों का पता जो है ना, वो काफी देर बाद पता चला। तो समस्थानिकों की वजह से भी हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक चैलेंज उनके लिए था, आवर्त सारणी में किस तरीके से जो एक ही तत्व है लेकिन उसके परमाणु क्रमांक अलग अलग है ना, तो उसके लिए इनको काफी ज्यादा ये बहुत बड़ा चैलेंज था उनको अरेंज कर पाना। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आज भी चैलेंज है, वो है हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन, हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन का नियत स्थान ये बता नहीं पाए थे, क्योंकि हाइड्रोजन यहां भी रखा जा सकता है, देखो ये रहा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहां भी रखा जा सकता है इनके साथ, है ना, इनको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का जो पोजीशन थी वो भी चैलेंजिंग थी। तो ये हो गई कमियां मेंडलीव की। अब जब कमियां आ गई तो इसको ओवरकम करने के लिए एक नया नियम आएगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम। और आधुनिक आवर्त नियम में जो नियम दिया गया था, ये मोज़ले ने दिया था, हेनरी मोज़ले ने। उन्होंने सिंपल सी बात ये कही थी कि तत्वों लिखिए इस बात को, और इसी को हमको आज पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमको आज पढ़ना है। इसमें यह कहा गया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। इस बात का सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनके गुणधर्म के आधार पर, तो उसके लिए मुझे बेस क्या बनाना होगा? उसके लिए मुझे बेस बनाना होगा परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर को। क्यों? क्योंकि गुणधर्म जो है सीधे सीधे परमाणु संख्या पर डिपेंड करते हैं, और उसे हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? आवर्त फलन, यानी पीरियोडिक फंक्शन। यानी कि एक निश्चित आवर्त के बाद ये खुद को रिपीट करने वाले जो फलन होते हैं उनको हम आवर्त फलन कहते हैं। तो हमको
इस चीज को हम अभी समझेंगे भी, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं, इसके आधार पर इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। और इसके आधार पर ये जो आपको आवर्त सारणी देखने को मिल रही है, पीरियोडिक टेबल देखने को मिल रही है, इसका विकास हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बात कही थी, एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया था, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये कह रहे हैं आवर्त फलन होते हैं, उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि जैसे सपोज हम लोग सोडियम की बात करें, सोडियम और पोटेशियम की बात करें, तो सोडियम और पोटेशियम की बात करने के लिए अगर हम लोग ये तो लिख दिया होगा आपने, इसको मिटा देते हैं। हम लोग अपना सारा काम ना यहीं पर करेंगे, आगे पीछे पेज को नहीं करेंगे, ताकि चीजें आपको सामने सामने दिख पाए। तो सोडियम के बारे में अगर बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं किस प्रकार से भरे जाते हैं कक्षाओं में। सबसे अंदर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर बाद की कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं। लेकिन इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली दूसरी कक्षा तो पूरी पूरी भज जाएगी, तीसरी कक्षा में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम के लिए देखिए 2 8 8 8, तो पहली दूसरी तीसरी मिलाकर के 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, लास्ट वाली में 8 नहीं आ पाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे। ध्यान से देखिए, हमने क्या बात करी थी, हमने ये बात करी थी जब हम क्या करते हैं किसी परमाणु में, किसी एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो जो सबसे बाहरी कोश होता है, तो जो सबसे बाहरी कोश होता है उसको हम कहते हैं संयोजकता कोश, वैलेंस शेल। उसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता कोश, वैलेंस शेल। और संयोजकता कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो इसके संयोजकता कोश में मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यानी कि लिथियम में भी मुझे संयोजकता कोश में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में, सोडियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम में, सीजियम में, फ्रांसियम में, इस पूरे जो ग्रुप है इस सब में मुझे जो आउटर मोस्ट शेल है, जो बाहरी कोश है, उसमें मुझे एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यहां पर मुझे सिमिलैरिटी, समानता देखने को मिल रही है गुणधर्म में, ठीक है। तो यहां पर एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इन्होंने जिस प्रकार से अरेंज किया एलिमेंट्स को, उनमें मुझे पीरियोडिसिटी यानी कि आवर्तिता देखने को मिल रही थी, वो फॉलो कर रहे थे नियम को। सो ये जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके अलावा इसमें आप देख रहे होंगे कि ऐसे में कुछ लाइन ऐसे में हैं, ठीक है, लाइंस ऐसे में है, तो ऐसे में कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 लाइंस मुझे यहां पर दिख रही है, ठीक है। वो वाली लाइंस यहां तक कंटिन्यू होंगी, ये भी 3 लाइंस में कंटिन्यू की जाएंगी, ठीक है, आगे वाली ऊपर वाली 3 लाइन। तो ये जो 7 लाइन है ऐसे में, जो ऐसे में लाइन चलती है, कहां से, लेफ्ट टू राइट जो लाइन चल रही है, कैसे चल रही है, लेफ्ट टू राइट जो लाइन चल रही है, इनको हम कहते हैं पीरियड्स, इनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। और जो ऊपर से नीचे जो लाइन चल रही है ना, उनको हम कहते हैं ग्रुप, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें 7 पीरियड होते हैं, और ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप काउंट कीजिए जरा मेरे साथ, ग्रुप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, 18 इसमें क्या हो गए, 18 इसमें ग्रुप हो गए, और 7 हमने अभी गिने थे, 7 क्या हो गई, आवर्त हो गए। तो इस चीज को यहां पर लिखना बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है। हमारी जो आवर्त सारणी है इसमें कितने हैं, 18 18 जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो ऊर्ध्व स्तंभ है, इनको हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 ग्रुप है, और 7 क्या है, और 7 जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो 7 क्या हमारे पास, 7 आवर्त हैं, 7 पीरियड्स हैं, और 18 ग्रुप हैं, 18 समूह हैं, या फिर 18 वर्ग कह सकते हैं हम, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। 7 मैंने गिना दिया कैसे में, 7 कैसी पंक्तियां हैं, क्षैतिज पंक्तियां, हॉरिजॉन्टल रोज। तो 7 कैसी हैं, ये क्षैतिज पंक्तियां अगर हम गिनेंगे, हॉरिजॉन्टली अगर हम गिनेंगे तो वो 7 लाइंस हमको देखने को मिलेगी, 7 रोज हमको देखने को मिलेगी। और वर्टिकली अगर हम गिनेंगे यानी ऊर्ध्वाधर हम गिनेंगे तो हमको 18 पंक्तियां देखने को मिलेंगी, यानी कि वर्टिकली 18 लाइंस इसमें देखने को मिल रही है। तो 18 इसमें क्या है, समूह है, 18 समूह है।
ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किससे रिलेटेड, हमारे पास आवर्त सारणी से रिलेटेड। तो दो पॉइंट्स के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि इसमें कितने समूह हैं, कितने आवर्त हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं तीसरे आवर्त का 17वें समूह का, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, एक तत्व है जिसकी मैं आपको पोजीशन बता रहा हूं, आप उसका नाम पता लगाइए, नाम तो अभी खैर बताया नहीं है, ठीक है, उसका चिन्ह पता लगाइए, उसका प्रतीक पता लगाइए। तीसरा आवर्त है और जो ग्रुप है वो 17वां समूह है, 17वां ग्रुप है, ठीक है। तो तीसरा आवर्त और 17वां समूह, चलिए चलते हैं। तीसरा आवर्त, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। तो तीसरा आवर्त यहां से लेकर यहां तक हो गया पूरा का पूरा, ये हो गया हमारा थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में बोल रहे हैं 17 समूह, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 18वां ये था ना, 18वें के पीछे 17वां ये रहा। तो तीसरे आवर्त का 17वां मुझे यहां पर ये दिख रहा है, तीसरे आवर्त का और 17वें समूह का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, मुझे यहां पर दिख रहा है Cl, यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन जो है, क्लोरीन वो तत्व है, क्लोरीन वो एलिमेंट है जिसकी पोजीशन तीसरा आवर्त और 17वें समूह में होगी। तो कहने का मतलब है ये आवर्त और समूह वाला कॉन्सेप्ट हमको फाइंड आउट करने में मदद करता है, किसी एक एलिमेंट की पोजीशन बताने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली आवर्त और समूह को गिन लेना है, जहां पर वो दोनों मिल रहे हैं वो एलिमेंट हमारा होगा। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप में हमने देख लिया इन सब की संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर, इन सब के बराबर, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब के बराबर, इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहने का मतलब है जो समूह में आप देखेंगे, समूह में, ग्रुप में सभी जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। हमने अभी ये एग्जांपल करके देखा है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं इनके नाम बताऊं आपको, तो सबसे पहला समूह है ये वाला, ठीक है, ये 1A आपको देखने को मिल रहा है, 1A आपको देखने को मिल रहा है। इसको हम हाइड्रोजन लिथियम से लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन की स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। देखिए हाइड्रोजन का रंग इन्होंने अलग करा हुआ है, नीचे वालों का सबका रंग एक जैसा है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो है ये थोड़ा सी अभी तक भी ये जो है क्या है, कंट्रोवर्शियल है, मतलब अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो हाइड्रोजन को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, रखा इसके साथ ही जाता है, पढ़ते हम इसके साथ ही है। तो इनको हम नाम देते हैं, ये कौन सा ग्रुप है हमारा, ये फर्स्ट ए है। कौन सा समूह है, फर्स्ट ए ग्रुप है, ठीक है, याद रखेंगे आप सबसे स्टार्टिंग में, ठीक। और उसके बाद अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 18 समूह देखने को मिल रहे हैं। इसमें हमने ना ए बी पार्ट में इनको बांटा हुआ है, ठीक है, ए और बी पार्ट में हमने इनको बांटा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, फिर ये पूरा 8वां हो गया, है ना, 8th ग्रुप हो गया। तो इस तरीके, चलिए इस चीज के बारे में तो अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ये आप फर्दर क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। हम लोग जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है उसके ऊपर ही डिस्कस करते हैं। तो ये वाला जो समूह हो गया, इसको हम नाम देते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। इसको हम क्या नाम देते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ध्यान रहेगा। तो जो फर्स्ट ए समूह है, पहला समूह भी आप कह सकते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट की अगर बात करें, हमने ये बात तो कर ली। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर ये वाला जो ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन उसके नीचे दिख रहा है मुझे, इनको जो हम कहते हैं, इनको हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन समूह। कौन सा समूह है भाई, 17 नंबर का जो समूह है उसको हम हैलोजन समूह कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। 17 याद रखेंगे, 17 समूह, कौन सा ग्रुप है, 17 नंबर का, ये रहा 17 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो 18वें नंबर का समूह है, 18th नंबर का जो ग्रुप है, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास वो काफी ज्यादा पॉपुलर है पूरी आवर्त सारणी में। इसके अंदर आते हैं हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेरॉन एंड रेडॉन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, इनको हम जीरो ग्रुप, शून्य वर्ग कहते हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, और इनके नाम और भी हैं। इनको हम अक्रिय गैसें बोलते हैं, इनर्ट गैसेज,
ठीक है। और इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं, इसको हम नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस। इनका चर्चित होने का कारण क्या है, इनका पॉपुलर होने का कारण ये है, पूरी आवर्त सारणी में इनका जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, वो पूरा भरा हुआ रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है, पूर्ण भरित रहता है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल्स में रहते हैं, जिसके कारण ये अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति इसके अंदर नहीं रहती, यानी रिएक्टिविटी की इसके अंदर जो टेंडेंसी है वो बहुत कम होती है। इसीलिए हम इनको निष्क्रिय या फिर अक्रिय भी कहते हैं। ये खुद में ही स्टेबल, खुद में ही अपने स्थायित्व को प्राप्त रहते हैं। तो ध्यान रहेगा 18th वाला जो ग्रुप है वो हमारे पास किस चीज का है, वो हमारे पास है नोबल गैसेस का। और कैल्कोजन, ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है इसको हम कैल्कोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोजन। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, और इनको आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमने देखा कि अगर मैं किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो वहां पर मुझे परमाणु जो आउटर मोस्ट संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो समान दिख रही है। लेकिन आप कहेंगे सर अगर मैं किसी आवर्त में जाता हूं लेफ्ट से राइट, अगर मैं किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाता हूं, तो लेफ्ट राइट मतलब ऐसे जाता हूं मैं, अगर किसी आवर्त में ऐसे इस प्रकार से, तो हमको वहां पर क्या देखने को मिलेगा? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि कोई सा भी आवर्त हम लोग उठा लेते, ऊपर वाला आवर्त लेते हैं क्योंकि उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये वाला आवर्त ले लेते हैं। तो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन हम ले रहे हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हम लोग ले रहे हैं। इनका अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो बोरॉन कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे बोरॉन है। अभी तो आप पीरियोडिक टेबल यहां पे लिखा हुआ भी है साइड में, ठीक है, क्या पता आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप काउंट करके भी लिख सकते हैं। और हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक मैं बताता हूं कहां से कहां तक, हाइड्रोजन से लेकर और 20 नंबर पे हमारा कैल्शियम। ठीक है, यहां तक जो है आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। हाइड्रोजन पहले नंबर पे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, इनके नाम, इनके परमाणु क्रमांक के साथ। ठीक है, ये आपका इस क्लास का होमवर्क है। ठीक है, इसको जरूर से याद आपको करना है। आगे आने वाली क्लासेस में आप फिर और आगे आगे तक याद करेंगे। अभी फिलहाल 20 तक याद करो, काम चल जाएगा। बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो बोरोन की जो हमारी परमाणु संख्या है 5, ठीक है, कार्बन की 6 और नाइट्रोजन की 7। चलिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? पहली कक्षा में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दूसरी कक्षा में 8 आते हैं, लेकिन 8 तो बचेंगे नहीं, 3 ही इलेक्ट्रॉन बच पाएंगे। यहां पर हम देखेंगे 2,4 हो जाएगा, यहां पर हम देखेंगे 2,5 हो जाएगा। आप देखिए कि आगे एक एक अंक आगे बढ़ने पर, एक एक परमाणु क्रमांक आगे बढ़ने पर जो संयोजी कोष, मैंने क्या बताया, जो सबसे बाहर वाला कोष होता है उसको हम क्या कहते हैं? संयोजी कोष। तो ये क्या है? इसका संयोजी कोष है। ये पहला कोष है और ये दूसरा कोष है। तो जो बाहर सबसे बाह्यतम, सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है वो दूसरा वाला है, उसको हम क्या कहेंगे? संयोजी कोष कहेंगे। पहली बात तो ये है। इसमें मुझे देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में एक एक की वृद्धि हो रही है, 5 से 6, 6 से 7 हुआ, वैसे वैसे संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक एक की वृद्धि हुई, 3 से 4, 4 से 5 हुआ। इसका मतलब है कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, किसमें? आवर्त में किसी भी आवर्त में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाने पर आप देखेंगे कि जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसकी संख्या में एक एक की वृद्धि होती रहती है। एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा। लेकिन कोषों की संख्या यानी नंबर ऑफ शेल्स आर गोइंग टू बी सेम। इनके पास अगर 2 शेल है ना, दो शेल में भर गए थे इलेक्ट्रॉन, 2 कोषों में भर गए थे भाई, पहले में 2 दूसरे में 3 आए,
फिर दूसरे में 3, दूसरे में 2, दूसरे में 4 आए, तीसरे में 2,5 आए, है ना। तो इसमें 2,6 आएगा, इसमें 2,7 आएगा, इसमें 2,8 आएगा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरे कोष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक जो आवर्त होता है उसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर दो चीजें होती हैं। एक तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक बढ़ती है, और जो कोषों की संख्या है यानी जो नंबर ऑफ शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो समान रहता है। 2 कोष होंगे तो सबके पास 2 होंगे, 3 कोष में इलेक्ट्रॉन आ रहे तो सबके पास 3 कोष में आएंगे, 4 कोष में आ रहे होंगे तो सबके पास 4 कोष में आएंगे। समझ गए बात को? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते किस प्रकार से हैं? इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं 2n² से। नोट डाउन कर लीजिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे हम लोग? 2n² से। 2n² मतलब 2n² जो लॉ है वो हमें क्या बताता है? 2n² किसी एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, 2n² किसी एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, किसी एक शेल में, किसी एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को हम सूत्र 2n² से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। जहां पर n का मतलब क्या है? जहां n का मतलब है, n का मान 1, 2, 3, 4, 5 पूर्ण संख्या में होगा, और इसका मतलब कोषों की संख्या से है, कक्ष की संख्या। यानी अगर बात करें पहले कक्ष के लिए तो n बराबर 1 रख देंगे, दूसरे कक्ष के लिए n बराबर 2 रख देंगे, और तीसरे कक्ष के लिए n बराबर 3 रख देंगे। तो इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, आगे हम इसका यूज करने वाले हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो बातें आपको बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इन चीजों को रिवाइज करेंगे, अपना दिया हुआ होमवर्क करेंगे। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास में जुड़े रहिएगा, जो डाउट्स होते हैं बिल्कुल आप टाइम टू टाइम पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।